रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब आपके पास लिखा हुआ है। और तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा क्या है आपके पास, और तीसरा है आपके पास काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। तीसरा आपके पास है काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। तो हम धीरे धीरे करके बात चलते चलेंगे। सबसे पहली बात, काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स। तो मैंने कहा था केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, से भी रिएक्शन की रेट पता करते हैं। और क्या बताते हैं, क्या पता करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। और दूसरा क्या बताता है, काइनेटिक्स। और क्या बताता है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ। तो सीधे सीधे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डिटरमाइन करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन और काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बार रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट, क्या, तो आप अरे हाँ यार, इसको तुम नेक्स्ट भी कर सकते हो। कैसे, मतलब अच्छा ऊपर करते, बस सही है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे तुम्हारी रेट क्या है, तुम्हारा रेट क्या है। जैसे हमने कहा हमारे दो बालक हैं, हमने कहा एक बालक ए है और एक बालक क्या है, क्या किया, एक साल में एक क्लास को आगे कर लिया, ठीक है। मतलब 2023 में अगर एक क्लास फर्स्ट में था तो 2024 में कब इधर। और ये है, इसने क्या किया, स्लो, इतना स्लो किया कि एक क्लास की रेट ज़्यादा है पहले वाले की। किसी रिएक्शन कोई कितनी तेज हो रही है, या कह दो कम टाइम में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और ज़्यादा टाइम लगेगा किसी रिएक्शन कंप्लीट होने में तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये बताते हैं रेट ऑफ, अरे ये नहीं यार, तो मिटाएंगे कैसे फिर, अच्छा 3 से मिटेगा, ओके। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमारे पास एक रिएक्शन है, इसका रिएक्टेंट आर है और ये चेंज हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, इसका मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा, इसका कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो। T=0 पर, T=0 क्या बताता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब, या तो होने वाली है तब, उसमें रिएक्टेंट का कुछ तो कंसंट्रेशन हमने कहा ए है और इसका कंसंट्रेशन हमने कहा 0। भाई पहले रिएक्टेंट होता है ना, बाद में प्रोडक्ट बनेगा ना। जब ये कम होगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही ना। तो हमने कहा नहीं यार, चलिए हमने कहा हमारे पास, अब देखते रहो इस पे। तो देखो इसका कंसंट्रेशन हमने कहा DC है आपके पास, तो DCR है, और इसका क्या है, DCP है, ठीक। चेंज इन कंसंट्रेशन किस में देखेंगे, टेम्परेचर सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने कहा DCR अपान क्या हो जाएगा, DT। ये क्या है, दिस इज द रेट, ये क्या है, रेट, ठीक। इक्वल टू, जितना ये कम होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। तो हमने कहा DCP अपान क्या हो जाएगा, DT। यहाँ पर एक साइन लगेगा नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि टाइम के साथ में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता, बस इतना इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन समय के साथ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है नेगेटिव साइन इंडिकेट
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने ग्राफ के बारे में कुछ बताया था। मैंने ग्राफ के बारे में क्या बताया था? देखो, हमने कहा था हमारे पास 3 तरीके ग्राफ है। मान लीजिए आपके पास इधर आ रेट है, रेट, ठीक है। देखो, अब जैसे अभी आपने देखा था कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था उस समय क्या हो रहा था, ये धीरे धीरे कम हो रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। जरा यहां पर देखना, कम हो रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी होती हैं, समय के साथ में कंसंट्रेशन कम होता है। एक होती है ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, ये ठीक है, और एक होते जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही, ये कैसी है? नॉर्मल रिएक्शन है। और ये जो है रिएक्शन है लिटिक रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आइए, देखो, अब एक साइंटिस्ट का नाम आएगा जिसका नाम है, क्या है, एक रूल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। किसका? लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, किसी भी रेट होती है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग क्या है? इन्होंने कहा कि जो कंसंट्रेशन होता रिएक्टेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने कहा देखो इधर, इन्होंने कहा कि रेट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर क्या है? रिएक्टेंट है, समझते रहना। तो रेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? डी सी अपॉन डी टी से, ये तो पता ही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, ये तो पता ही तुमको। तो हमने कहा रेट इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब वैसे भी सोचो, जाए हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमने इसमें 1 मोल H2 डाला और 1 मोल हमने क्या डाल दिया? Cl2 डाल दिया। अब बढ़िया रिएक्शन होगी कि हम क्या करें, इसको 10 मोल कर दें, इसको 11 मोल कर दिए, इसको भी 11 मोल कर दिए। कब रिएक्शन तेज होगी? जब रिएक्टेंट, जब कब होगा? जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। रिएक्शन हमेशा कब ज़्यादा होती है? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? इसीलिए तो डायरेक्टली पर। अब आगे देखिए, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है, मान लीजिए क्या बन रहा है? ए से पी। इसके लिए रेट लिखें तो क्या लिखेंगे? तो रेट इक्वल टू इसके लिए लिखेंगे। अच्छा, एक चीज बात, यहाँ पर एक्टिव मास के ऊपर एक पावर लगाई जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नथिंग, दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव मास, पावर ऑफ एक्टिव मास। तो हमने कहा रेट इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो हमने कहा ए की पावर मान लीजिए एन है आपके पास, हमने कहा ये एन नंबर हमने ले लिया था, ठीक है। तो एन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसको चाहें तो कहीं नोट भी कर लीजिए फटाक से। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट 1 से ज़्यादा है। चलिए देखिए, हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B, ठीक है, A प्लस B।
का जो कॉफिशिएंट है उसने का n है और इसका है m, ठीक है। और ये चेंज क्यों प्रोडक्ट में, अब देखते रहे। अब इसका रेट देखिए, तो इसका होगा वो आपके पास मिलेगा रेट इसको इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हम तो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर m, ठीक। अभी तुमसे पूछे कोई इस रिएक्शन का क्या होगा, नहीं करना, इन डायरेक्टली क्या कर देना है, जोड़ देना है, पावर को क्या कर देना है, सम कर देना है, ठीक है। वो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्टिव मास, पहली बात ये क्या है, ये मैंने ये बनाया ब्रैकेट, ये क्या है बेटा, ये बताता है, ये होता है एक्टिव मास, क्या होता है, एक्टिव मास। और जरा देखना, एक्टिव मास के लिए, एक्टिव मास दो टर्म के लिए यूज होता है, एक तो होता है कंसंट्रेशन के लिए और एक होता है पार्शियल प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए। जब हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे तो इसके लिए ले लेंगे Kc और इसके लिए क्या हो जाएगा, Kp, ठीक। तो ये बेसिकली है क्या, ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तुम्हें पता ही ये सब चीजें, ठीक है। आगे कह रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बैलेंस रिएक्शन दी गई है, क्या दी गई है, बैलेंस रिएक्शन, और हमको क्या चाहिए हमको मोल, वॉल्यूम, अगर ये सब चाहिए तो हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, पलट देंगे, या तो रिवर्स कर देंगे। जैसे आपके यहाँ कोई सवाल है, जैसे ये हमारे पास है, जैसे 3a प्लस 6c बन गया हमारे पास, ये मान लीजिए कोई बैलेंस रिएक्शन है। अब इसका हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, मोल चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अब इस रेट निकालिए, तो इसका लिखिए क्या होगा, 1/3 dA/dt, माइनस साइन क्या बताता है, रिएक्टेंट है और समय के साथ उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इक्वल टू इसका -1/6 dB/dt, ठीक है। ये कंसंट्रेशन बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ, ये चाहो तो कहाँ पर लिख लेना, C, ठीक है, इक्वल टू 1/5 dCc/dt। ये बात समझ में आ गई। तो ये सारे रिएक्शन को क्या, अगर कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए और पूछे मोल या वॉल्यूम निकालना हो तो उनके कोफिशिएंट को क्या कर देना, आपको पलट देना है, ठीक है। अब इस पर एक सवाल लिखिए जरा, चलिए मैं अब लिख दे रहा हूं, आप सवाल करिएगा। अब देखो, शुरू सवाल क्या है, देखिए, एक आपको रिएक्शन दी गई है, क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स आउट ट्वाइस NH3। ये आपको एक रिएक्शन आपको दे रखी, ट्वाइस N, ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा है। पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन रिलेशन का, पहला ऑप्शन है, लिखिए 3dS2/dt गिव्स ट्वाइस, अच्छा एक काम करिए, पहले तो उसका रुक जाइए, अभी मत लिखिए, बता रहे आप ज़्यादा मेहनत, आप लोग थक जाए, ठीक है। देखो जरा, चलिए इससे पहले लिखिए, आप हमारे साथ लिखिए, माइनस dN2/dt इक्वल टू, इसके लिए
H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 N2 सॉरी NH3, हाँ dNH3/dt। ठीक है, वो अलग अलग तरीके का बना रखा है। जैसे उसने पहला रिएक्शन कह दिया कि आपके पहला ऑप्शन ये है। चलो हम एक आध में बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए इन दोनों के बीच का बताना है, इन दोनों के बीच का बताना है हमें, इन दोनों के बीच का बताना है। तो आप क्या करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में देखो, या भी रुक जाओ बता रहा तुमको, ये हो जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा dH2/dt इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा dNH3 का अपान dt। सही था तुम्हारे यहाँ, माइनस नहीं आएगा। अब ये आपको याद रखना चाहिए ये चीज़। अब कैसे माइनस, तुमसे सवाल में पूछेगा तब आपको माइनस प्लस का साइन जिक्र कर। तो हमारे पास क्या करना, सबसे पहले तो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन लिखो, सॉरी मतलब बैलेंस इक्वेशन लिखना। तो आपको कोफिशिएंट को क्या कर देना, पलट देना है। उसके बाद आपको जैसे आपसे सवाल सॉरी आंसर कहा है उसी हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं तुमको दिखाई दूँ। लिखिए सवाल, लिखिए सवाल आगे मिल गया। लिखिए फॉर द रिएक्शन N2 plus thrice H2 gives out twice NH3 अरे यही रिएक्शन लिख ली है यार। ठीक है, इफ dNH3/dt इक्वल टू 2 इंटू 10 टू की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -dH2/dt। चलिए अब देखिए सवाल पहले क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में पूछेगा वो तुमसे। पहले तो आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे। अब रिएक्शन क्या होगा इसका, होगे -dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt। अगला इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसने दो चीज के रिलेशन के बारे में पूछा है, इसके बारे में तो जिसके बारे में बताना है आपको। हाँ, ये हमारे पास दिया क्या गया है, आपके पास ये दे रखा है, देखते हैं -1/3 होगा, सॉरी 1/3 dH2/dt। ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है। इक्वल टू 2NH3/dt। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, दे रखी वैल्यू उसकी। चलिए तो हम कहेंगे -dH2/dt इक्वस टू, ऊपर चला गया 3/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी रखी है 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, अच्छा इसको काट दो, तो 3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे सवाल आएंगे आपके यहाँ। कोई दिक्कत, पक्का नहीं ना। चलिए एक सवाल और लिखिए।
लिखिए बेटा, लिखो BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट 3Br2 प्लस 3 वाटर। ठीक है, लिखो उसमें क्या, लिखो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन टू appearance of bromine। चलिए देखिए, अब देखिए सवाल को, ऐसे सवाल से पूछे जाएंगे और आप गलत मत करके आना प्लीज। चलिए सवाल में क्या उसने बी, क्वेश्चन आपके पास है BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6 गिव्स आउट क्या 3Br प्लस 3H2O। ठीक, अब आपको सोचने से पहले इसको रिवर्सिबल कॉम्पोनेंट बनाइए, तो इसका क्या माइनस DBrO3 माइनस अपॉन DT इक्वल टू माइनस आप चलते रहिए 1/5 DBr माइनस DT इक्वल टू ये रिएक्शन आप पहले करते हमेशा गलत करके आते, इसलिए अब हर स्टेप में मैं सवाल करवा दिया करूंगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। हाँ माइनस लगा तो है, तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो, तुम लोग देख नहीं पा रहे थे सही में। DBr2 अपॉन DT देखो इक्वल्स टू 1/3 क्या DH2 अपॉन DT। ठीक, अब सवाल में किसके किसके बारे में पूछना है। देखिए रिएक्टेंट जो होता है, अगर यहाँ से देखना, अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, पहले इसको समझ लो। पहले डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का मतलब क्या होता है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही, किधर चल रही, आगे की तरफ चल रही है, तो ये क्या करेगा डिसअपियर करेगा और ये क्या करेगा अपीयर करेगा। पहली बात ये समझिए आप। और जब रिएक्शन बैक डायरेक्शन में चलेगी तो ये क्या करेगी डिसअपियर करेगी और ये अपीयर करेंगे। लेकिन आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा कि रिएक्शन किधर चल रही है, की तरफ चल रही है। ऑर्डर ये गिव्स आउट बताएगा ना। आप सुनो ये बताओ प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल भाई, जिधर प्रोडक्ट बनेगा वो अपीयर होगा ना, और रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा डिसअपियर होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, तो रिएक्टेंट क्या हो रही है डिसअपियर और ये क्या हो रही है अपीयर्स। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं थी, मैंने हटा बता दिया, लेकिन अब पता चलेगा आपको। चलिए अब पूछा किसके बारे में बताना, पूछा किस बारे में। हाँ ब्रोमाइड पे लिखा है इसमें, दिस इज द ब्रोमाइड और ब्रोमीन। चीज उठा लीजिए, एक तो ये ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/5 DBr अपॉन DT इक्वल्स टू किसके 3 DBr2 अपॉन DT। किसके बारे में पूछ रहा है, हो गया खत्म रिएक्शन। अब उसने डिसअपियरेंस के बारे में पूछा है, ये तो डिसअपियर हो रहा है तो इसको इधर भेज दो, तो माइनस। अब जिसके बारे में पूछा है तो इतने, अब तो ये तो कर लोगे ना, इतना कर लेंगे तो अब तो लोग जीनियस हैं अभी तक। ठीक है लिख ले भैया। अच्छा पता है आप लोगों के साथ में दिक्कत क्या है, आप लोग सवाल स्टार्ट ही नहीं करते हैं आप। हाँ सीरियसली बता रहे हैं। जैसे सवाल जैसे होता नहीं है कि हम पहले पूरा रास्ता देख लेंगे फिर चलना शुरू करेंगे,
तो जब हैं, हाँ पूरा रास्ता, जैसे एक चोर था एक, ठीक है, क्या था, चोर था एक। अब उसको भागना था, उसके हाथ में लालटेन थी, लालटेन समझते हो ना, लालटेन। अब वो देख रहा है कि यार आगे तो पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे तुम लोग के साथ में है कि सोचते हो हमें पूरा आंसर पहले आ जाए फिर हम शुरू करेंगे। अरे भैया शुरू तो करो, कैसे काम होगा। हो गया, चल अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये बताइए रिएक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं। अरे हाँ, एक स्टार बना के लिख लो वहीं पर, स्टार बना लिखे। देखो रेट कांस्टेंट जो होती है बेटा, बेटा इधर रेट कांस्टेंट क्या होती है। अरे यार नहीं करना, इसको इधर भेज सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो यार। हाँ तो आंसर में ऐसे ही देगा वो, वरना वरना आपको ये, वरना ये वैल्यू देगा। जैसे अभी मैंने NH2 के साथ में ये वैल्यू दी थी ना, ये वैल्यू दी थी ना, लेकिन इसमें तो वैल्यू दी नहीं गई है, तो आपको ऐसे लाके छोड़ देना यहीं पर। अरे इस बार आएंगे, इस बार आएंगे, इस बार आएंगे। चलो इधर, चलो बेटा इधर आओ, लिखो स्टार बना के लिखो बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन कैन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कैन चेंज बाय द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा कैटलिस्ट। ठीक है, अब जरा देखते जाओ। तो हम बात करेंगे फैक्टर की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पता करेंगे कि रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन एंड लिखो, रिएक्शन एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अब जरा इसको देखना, सबसे पहले रिएक्शन। देखिए कोई रिएक्शन कब होती है, हमने कहा कोई रिएक्शन कब होती है, कोई बता सकता है रिएक्शन कब होती है। हाँ दवा खाते हैं नुकसान नहीं कर, रिएक्शन कर जाएगी। देखो रिएक्शन कब करती है समझना चाहिए। हाँ रिएक्शन भी ऐसे करती दवा, सेम जैसे दवा रिएक्शन करती। जैसे हमने कहा इस कमरे में एक लड़का है इधर, एक लड़का उधर है, तो बहुत कम चांस है कि उनके बीच में कोलिजन हो, बिल्कुल आराम से निकल जाया करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, इसी कमरे में 10 लड़के को मैंने लगा दिया, यहाँ पर 10 लड़के को मैंने रख दिया। तब जब 10 लड़के आ जाएंगे, अब उनके बीच में कोलिजन क्या हो गया, बढ़ गया, चांस ऑफ कोलिजन बढ़ गया। हो सकता है मेंटलिटी मैच नहीं करेगी, झगड़ा करने लगेंगे। ठीक, तो ऐसे ही रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन तब होता है जब इफेक्टिव कोलिजन होता मॉलिक्यूल के बीच में, और जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है रिएक्शन। तो रिएक्शन कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। विदाउट कोलिजन कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। चलिए यहां पर देखिए, अब देखो सबसे पहले रिएक्शन, हमने कहा हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन, एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और दूसरी है थर्मिक। देखो एक्सो पॉजिटिव, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट। ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो रिएक्शन। तो एक बात पता चल गई कि रिएक्शन से हमें पता चल गया कि रिएक्शन कैसी है, फास्ट कौन सी होगी, स्लो कौन सी होगी। ठीक है, दूसरा, अगर हाँ नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन।
मॉलिकुलर रिएक्शन, सुनते रहना, मॉलिकुलर रिएक्शन, और हमने कहा एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन। मॉलिकुलर और ऑर्गेनिक रिएक्शन हमेशा कैसी होती हैं? स्लो होती हैं। कौन सी? ऑर्गेनिक और मॉलिकुलर रिएक्शन कैसे होती हैं? स्लो होती हैं। सुनते रहना। अगला, आयनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। कैसे? आयोनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शन। ये होती हैं फास्ट होती हैं, ये रिएक्शन होती है फास्ट। ये रिएक्शन कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन फास्ट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती हैं? स्लो होती हैं। फिर हमने क्या बताया? मॉलिकुलर रिएक्शन और ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होती हैं, जबकि आयोनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती हैं? फास्ट होती हैं। ठीक है, अगला जो इर्रिवर्सिबल है, पहले रिवर्सिबल देखो। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती हैं? स्लो होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती हैं? होती हैं। और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है बेटा? ये होती है फास्ट। अब जो कौन सी स्लो होगी, कौन सी फास्ट होगी? ठीक है, अब एक खास बात, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है और वो लाइट के प्रेजेंस में है। किसके प्रेजेंस में है? सुनते रहना। अगर कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है या फोटॉन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सब के सब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं। किस स्टेप, कितने स्टेप की होती है? मल्टी स्टेप की रिएक्शन होती है। और मल्टी स्टेप रिएक्शन हमेशा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। याद रखना इस चीज़ को। हमने कहा कि अगर कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में है, लाइट प्रेजेंस रिएक्शन, प्रेजेंट रिएक्शन है, या फोटॉन की प्रेजेंस रिएक्शन है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं ये सब के सब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं और मल्टी स्टेप रिएक्शन हमेशा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो लाइट प्रेजेंस रिएक्शन कैसी होते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शन हमेशा कैसी होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और मल्टी स्टेप रिएक्शन कैसी होती है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास H2 है प्लस Cl2 है, इस पर क्या हमने डाल दिया? HNO, दिस इज द सनलाइट, और इससे बन गया HCl के दो मॉलिक्यूल। हाँ बताओ अब, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? पक्का नहीं ना? चलो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हटाए बेटे इसको। चले देखिए अब इधर, बेटा इधर क्या हमने डाला? पहली हेडिंग हमारी क्या थी? रिएक्शन एंड रिएक्टेंट। अब आइए कंसंट्रेशन। देखिए इसमें है कंसंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, या चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी।
तो हमने क्या किया, अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, क्या किया, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेट इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने से होता क्या है, तो आप बताओगे ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ जाते हैं जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो बराबर होती या तो ज़्यादा होती है। सुनते रहना बात, कि हमने कहा कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन रेट क्यों बढ़ जाता है, तो आप बताओगे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं या नंबर बढ़ जाते हैं जिनके पास कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो बराबर होती या तो उससे ज़्यादा होती है। हाँ, कैटलिस्ट में काम होती। ठीक, देखो तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाने नंबर ऑफ एनर्जी के ज़्यादा। ठीक, अगला, अब दूसरा, एक तो हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर। आइए टेम्परेचर की बात करते थोड़ा सा। हमने कहा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। मैं इसको पहले थोड़ा सा, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया ना, तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ गई, ईटी एनर्जी बढ़ गई। ईटी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अब जरा देखिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसमें ए और बी मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, बिल्कुल, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी जगह पड़े हैं, ये जा ही नहीं। हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, जैसे टेम्परेचर दिए अब इसके पास एनर्जी थोड़ा सा बढ़ी और इसके पास भी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी, और अब ये दोनों आए और टकरा गए, कोलिजन हो गया। सही, इनके पास ये बनाएंगे क्या, ए भी बना लेंगे, ए भी बना लेंगे। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती है लेकिन नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल था ना, एक ही मॉलिक्यूल, ये भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे थे, ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ रहा था जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा थी। ये बात समझ में आ गई, टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर कांस्टेंट होंगे, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट, चलिए अगला देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हम कहीं पर सरफेस एरिया बढ़ा दें, सरफेस एरिया क्या बढ़ा दें, सरफेस एरिया बढ़ा दें, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, मैं तुमको एक चीज़ नोटिस कराऊं, आप ये बताओ, नमक थोड़ा सा लो, चुटकी भर, और एक डर्रे वाला नमक लो, मोटा वाला नमक, कौन ज़्यादा नमकीन लगेगा, पिसा वाला। ये तुमने नोटिस किया होगा, क्योंकि जितने भी पाउडर्ड फॉर्म होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म, जितने भी पाउडर्ड फॉर्म होते हैं इनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखना, छोटे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है, ज़्यादा है। पीसे हुए मॉलिक्यूल अगर उनको पीस दिया जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, सरफेस एरिया उनका बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। चलिए अब तीसरे नंबर पर है कैटालिस्ट। हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब हम बात करेंगे कैटालिस्ट के बारे में। ठीक है,
किसके बारे में बात करेंगे? कैटलिस्ट के बारे में। चलिए भाई, कैटलिस्ट क्या होता है बताइए? बताइए कैटलिस्ट क्या होता है? देखो सुनो पहले तो, आइए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। ऑप्शन सुनना, कैट के रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है कि घटाता है? दोनों करता है, याद रखना इस चीज़ को। तुम वहाँ गलत करके आओगे। देखो कैटलिस्ट जो होता है ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे तो बढ़ा देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे तो घटा देगा रिएक्शन को। कोई भी कैटलिस्ट काम करती है 3 एनर्जी के बेस पर, एवरेज एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो 3 एनर्जी पर ये काम करती है। पहली बात, एवरेज एनर्जी क्या होती है? एवरेज एनर्जी क्या होती है बेटा, बताइए? जैसे हमने कहा 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? 100 मॉलिक्यूल के पास ऐसे 80 मॉलिक्यूल है जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी है, ठीक है? तो एवरेज एनर्जी क्या करेंगे, मतलब किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 जूल है, किसी के पास 13 जूल है, तो इन सब का एवरेज निकाल करके जो एनर्जी होती है वही क्या होती है? एवरेज एनर्जी, ठीक है? आइए नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि दिमाग ही नहीं यहाँ है उनका। थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे मान लीजिए आप सब 12th पास हैं, सब 12th पास है, सुनते रहना। तो हो गई एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी, और दूसरी कौन सी आपके पास? थ्रेशोल्ड। अब जरा समझिएगा, आप सब 12th पास हो, नहीं हो पास? 12th पास हो, लेकिन हमें किसी के परसेंट नहीं पता है। 12th पास हो लेकिन हमें परसेंट नहीं पता है। हमें पता है कि अननोन, परसेंट अननोन है, अननोन है, ठीक है? लेकिन हम 1% बताएंगे और आप उस 1% को नकार नहीं सकते हो कि हमारे पास इतना परसेंट नहीं है। बताएं, आप सबके 33% हैं। इससे ये आप नहीं कह सकते कि इससे किसी कम तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब 33% से 33% से किसी का नंबर कम नहीं है, मैं गारंटी ले सकता हूं। क्यों? 12th पास ही तब होगे जब आपके पास 33% नंबर आ जाएगा, तब। दिस इज द थ्रेशोल्ड नंबर। ये हो गया थ्रेशोल्ड नंबर, कि इतना मिनिमम नंबर, इतना मिनिमम परसेंट जिससे आप अगली क्लास में चले जाएं। ऐसे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तब प्रोडक्ट बनाएगा जब उसके पास इतनी एनर्जी हो, कितनी? थ्रेशोल्ड, ताकि अपने रिएक्टेंट को किसमें चेंज कर ले? प्रोडक्ट में चेंज कर ले। दिस द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? अब आइए फिर, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो, इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? जैसे हमने कहा डी, ऐसे लिख लो, dC/dt इक्वल टू होता है 1/E एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ET, ये दोनों। अच्छा भाई ये बताओ, अगर हमने कहा इसको घटा करके हम 11% कर लें तो ज़्यादा लड़के पास होने लगेंगे? सब पास हो जाएगा। हमने कहा इसको एक काम करो, 1% कर लो। इसका मतलब थ्रेशोल्ड नंबर जितना कम होगे, पास होने वाले का नंबर उतना ज़्यादा। ऐसे ही अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास कम कर देंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना? ये दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए अब आइए हम, अब जरा एक चीज़ समझो।
जैसे हमने कहा कि आप भैया रिएक्शन है, अभी मैंने कहा एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। एक है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। हमें कैसे ये रिएक्शन कैसे पता चला बताइए? अब समझो, एक्सोथर्मिक के लिए जो थ्रेशोल्ड या ईटी, ईटी ये कैसी होती है? ज्यादा होती है। और होती है ईटी, इसमें कम होती है। ठीक समझिए, जैसे हमने कहा कि ये है, ठीक है, ये मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक, और यहां पर रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट जब तक इस एनर्जी को टच नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट में चेंज। मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट इधर है और रिएक्टेंट इधर है। अब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यहां तक ये अचीव करे, और दिस द एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी हाँ वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यही क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो समझो, तो जब तक ये रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट में चेंज होगी जब तक वो इस एनर्जी को टच कर ले। अब हमने क्या किया? हमने इस एनर्जी को कम कर दिया, तो इसको सिर्फ इतना ही जाना पड़ेगा, इधर चला आएगा। तो रिएक्शन पहले वाले में फास्ट होगी कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में, क्योंकि पहाड़ी छोटी हो गई। भाई हमने कहा कि आपको एक पहाड़ी ये पार करना है, तब जल्दी से पार कर लेंगे कि एक पहाड़ी ये पास करना तो जल्दी पास, नीचे वाली ना। तो ये जो एंजाइम होते हैं या तो कैटलिस्ट होते हैं, यही थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, इसीलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो एक्सोथर्मिक के लिए थ्रेशोल्ड और एंडोथर्मिक एनर्जी ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत? अब रुक जाओ, आप लोग का 2 मिनट का ब्रेक है। कोई बात नहीं, चलो इधर बेटा आइए। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, मान लो कोई रिएक्शन है आपके पास, रिएक्टेंट से हो रहा है प्रोडक्ट में। अब इसको समझना, ठीक है? और ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तुमसे जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, किधर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसके पास मान लीजिए x थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ईटी कितना है? ईटी कितना बेटा? x है। और अब आप बताइए कि जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तब इसकी ईटी कितनी होगी? ये सवाल पूछेगा तुमसे। दिमाग नहीं लगाना, याद रखना बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एनर्जी सेम होती है। इसके लिए भी कितनी हो जाएगी? x। नेक्स्ट पॉइंट यही तुम्हारे यहाँ रिवर्सिबल है तो ईटी सेम फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मिल गई? मिल गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अगर मान लीजिए आपके पास कई स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है, कई स्टेप की रिएक्शन है, तो हर स्टेप की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। तो नंबर ऑफ स्टेप इक्वल टू हो जाएंगे क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होंगे, मतलब उतने एनर्जी उतनी बार थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा। ये बात समझ में आ गया? आगे देखो, अब हम पोटेंशियल डायग्राम फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखना चलते हैं, ठीक है? देखो बेटा, इसको कैसे बताएंगे इसको। चलिए, किसका डायग्राम है? इधर, ठीक। यहां पर जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ER है। ये रिएक्शन अब देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। गलत बना दिया यार हम। रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई। देखो, ठीक, यहां पर ER, ठीक है, ये एनर्जी है कुछ ऐसे। के पास कौन सी है? प्रोडक्ट की एनर्जी है।
और ये एनर्जी फिक्स है कितनी, 80, इसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ध्यान सुना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, उसे क्या बोलते हैं, एलपी डेल्टा एच। तो ये दोनों का गैप क्या होगा, डेल्टा एच। क्या डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब यहां से देखो, चले चलिए यहां पर देखिए, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड। इधर देखो, अब देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास, ठीक है। मैं दोनों एक साथ बना दूं, बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या तुमको बताना क्या है यार, मैंने कहा है कि चाहे डायरेक्शन हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन है, अगर कोई एक रिएक्शन है तो जो थ्रेशोल्ड जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए होगी वही किसके लिए होगी, बैकवर्ड के लिए, बस। ठीक है, अब आओ, चलो देखो इधर देखो, तो ये होता है एच इक्वल टू क्या होता है, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ। अब इसको छोड़ो, हम तुमको सीधा डायरेक्ट बता रहे हैं, सब छोड़ो हटाओ, तुम नहीं समझ पाओगे। देखो क्या होता है, एच ऑफ प्रोडक्ट इज सॉरी एच ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एच ऑफ रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट, किसके लिए, थर्मिक के लिए। इसलिए डेल्टा ज़्यादा हो गया है किससे, पी से। अब आप ये बताइए, जब हम कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, हाँ। तो इसीलिए तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए सीधा सीधा याद कर लेना, एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है ये होता है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, तो आप बताओगे, बिकॉज डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बैक रुको बेटा, इधर देखो, अब हमारे पास मान लीजिए हमें डेल्टा एच निकालना है और आपके पास इस बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो बता सकते हो ना। तो हमारे पास है क्या, ई ए बी और ई ए एफ, ई ए बी और ई ए एफ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू ई ए बी डिफरेंस ऑफ ई ए एफ। बात समझ में आ गई कि मान लीजिए आपके पास ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ दे करके डेल्टा एच पूछे तो कैसे करोगे, वहां छोड़ के थोड़ी ना आ जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये बताओ, यही तो डिफरेंस निकालना है हमारे पास। तो एक तो ये है पूरी एनर्जी, उसमें से इतना घटा दो तो हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी। आगे आ जाओ भैया। अब हमारे पास कौन सी है, एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, किसकी एनर्जी, पहले समझो बेटा, इधर ये आप याद रखना, एंडोथर्मिक के लिए एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच ऑफ रिएक्टेंट। इसीलिए अब देखो, तो हम जब डेल्टा एच निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास डेल्टा एच क्या आना है, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या आना है, पॉजिटिव। अब हमारे पास देखो, ये ग्राफ बनाते हैं हम। हमने कहा किसकी एनर्जी ज़्यादा है आपके पास, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो हमने कहा ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ई पी।
और ये किसकी एनर्जी है? ई आर। किसकी एनर्जी की? ये क्या है? ईटी थ्रेशोल्ड। ठीक, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। यहां देखो बेटा, तो ये हमारे पास डेल्टा एच आया है। ठीक है, यहां पर डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेड एनर्जी कम है। तो यहाँ पर क्या कहोगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू होता है ई ऑफ प्रोडक्ट अब आप जरा एक चीज बताइए, ये एंडोथर्मिक का है कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ है? ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। दिस ग्राफ इज एक्सोथर्मिक। हमें बनाना किसके लिए है? एंडोथर्मिक के लिए। अब जरा ये देखिए, अब आप ठीक। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका ई आर। और ये क्या हो जाएगा? ई पी। और ये हो जाएगा ई टी। ठीक, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी डेल्टा। सही रे, ये भी बना सही है। सही है ये। ठीक है, अब आप ये बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा, ईपी की ई आर की? ई आर की। तो हमारे पास डेल्टा एच क्या होता है? देखिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि एच ऑफ प्रोडक्ट कम है और आर की एनर्जी ज़्यादा है, तो हमारे पास वैल्यू